नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खान। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइन। चार धाम यात्रा में यात्रियों की संख्या सीमित करने को लेकर कांग्रेस ने उठाया सवाल। रामनगर में होने वाली G20 की बैठक को लेकर जिलाधिकारी ने ली अधिकारियों की बैठक। चंपावत जिले में आगामी 9 मार्च से शुरू होने जा रहे सुप्रसिद्ध माता पूर्णागिरि मेले की तैयारियों का जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाने पर पूरे प्रदेश में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, कहा उज्ज्वला योजना के नाम पर गरीबों से हुआ है धोखा। देहरादून के विकास नगर में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने छेड़ा बड़ा अभियान, ताबड़तोड़ हुई कार्रवाई। समाजवादी पार्टी द्वारा मुख्यालय पौड़ी में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पौड़ी में सपा सदस्यता अभियान चलाने के बारे में बातचीत की गई। इसके साथ ही 1000 सदस्य बनाने का लक्ष्य भी रखा गया। समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और सदस्यता अभियान के प्रमुख महावीर सिंह ने शुक्रवार को जिला मुख्यालय पौड़ी के होटल में पत्रकार वार्ता की। उन्होंने बताया कि सदस्यता अभियान का पहला चरण शुरू किया गया है। जनपद पौड़ी में भी अभियान चलाया जाएगा। साथ ही जनपद पौड़ी में सपा अपना जनाधार बढ़ाने के लिए 1000 सदस्य नए बनाएगी। पार्टी की रीति और नीति लोगों तक पहुँचाने का काम किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि सपा चुनाव में तीसरे विकल्प के रूप में उतरेगी। धन्यवाद। मैं समाजवादी पार्टी का सदस्यता अभियान का प्रमुख और समाजवादी का प्रदेश प्रवक्ता महावीर सिंह। मेरे को जो मेरे अध्यक्ष ने मुझे सदस्यता अभियान का जो प्रमुख बनाया है, इसे चुने जाने पर पहले मैं उनको दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया और मैं इस कड़ी में जो है सदस्यता अभियान के जो पहला प्रथम चरण था, मेरा जिला रुद्रप्रयाग केदारनाथ विधानसभा सीट से बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद लेकर के मेरे साथ वहाँ का जो पूर्व प्रत्याशी बद्रीश और दीपा देवी जी के नेतृत्व में मैंने वहाँ पर 200 लोगों की सदस्यता अभियान की पर्ची काटी। आज मेरा एक दूसरा चरण है। माननीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश के अनुसार मेरा गृह जनपद भी जिला पौड़ी है और मैं अपने गृह जनपद से हमारा जिला अध्यक्ष सुभाष नेगी जी और पूर्व प्रत्याशी राजेंद्र भाई के नेतृत्व में मैं यहाँ पे 1000 लोगों का सदस्य अभियान शुरू करूँगा। आज हम पौड़ी हमारा उपेक्षित रहा है और उसमें हमारी कोशिश होगी ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी पार्टी के सदस्यों को बनाएं और उनको जो है इस समाजवादी विचारधारा से अवगत कराएं और जिस तरह से हम अपने इस गृह जनपद पौड़ी में हमारे राजेंद्र प्रसाद जी हैं और जो हमारे सदस्य प्रमुख जो कि महावीर सिंह जी हैं, जो कि सीधा जो है भ्रमण करते हुए आ रहे हैं। अध्यक्ष को भी आना था लेकिन वो नहीं आ पाए। मेरी कोशिश ये है कि हम पौड़ी को दोबारा से जिस तरह से आंध्र की धरती है, उत्तराखंड की धरती है, इसमें हम बहुत अच्छा काम करके देंगे और माननीय मुलायम सिंह यादव जी के सपनों को और उत्तराखंड की पुनर्जीवित की स्थापना करेंगे ताकि हमारा पौड़ी खुशहाल हो और जो हमने यहाँ से अन्न शुरू किया था उसको हम पूरा अपने जो है जो पलायन है उस पर हम काम करेंगे और जो यहाँ पे छोटे छोटे लघु उद्योग हैं उनके लिए हम काम करेंगे। जो पलायन है उसको रोकने की व्यवस्था करेंगे ताकि हमारा पहाड़ दोबारा से सुसज्जित और अच्छा बने। मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र खटीमा के दिया गौशाला के पास से खनन माफिया द्वारा खनन किया जा रहा है, जहां दिन दहाड़े खनन कर रहे माफिया लगातार खटीमा क्षेत्र में सक्रिय होते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि खटीमा जनजाति के थारू विकास भवन में मिट्टी भरान हेतु थारू महापरिषद के अध्यक्ष द्वारा 200 घन मीटर की मिट्टी भराई की अनुमति प्राप्त की गई और 200 घन मीटर मिट्टी थारू विकास भवन में डाली जानी थी, जहां पर 4 तारीख को थारू जनजाति अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन होना सुनिश्चित हुआ है। लेकिन खनन माफियाओं द्वारा थारू विकास भवन में मिट्टी न डालकर क्षेत्र के कई जगहों पर मकानों के बुनियाद भरने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि 3 बजे तक खनन माफिया द्वारा जिस जगह से मिट्टी का खदान किया जा रहा था उस जगह पर 375 घन मीटर लगभग मिट्टी उठा ली गई। क्षेत्रीय पटवारी के मापदंड के अनुसार ये सही नहीं है। तो अपने नियमित गश्त पर निकल रहा था। यहाँ पर एक ट्रैक्टर द्वारा किसी गाड़ी वाले को ठोक रखा था यहाँ पर। तो गांव वाले आए, मैं भी इत्तेफाक से उधर से आया, तो वो बोलते हैं कि ये 100-200 ट्रैक्टर यहाँ से निकल गए हैं आज के दिन में। तो मैंने कहा कहाँ से निकले हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जनता ने मेरी गाड़ी रोक दी, बोला कल से हम भी गाड़ी ले जाएंगे। तो मैं आप नहीं रोकेंगे। तो मैंने यही कहा कि भाई वन विभाग की है ज़मीन या क्या है। पटवारी जी मौके पर आए, वो कह रहे हैं कि वन विभाग से इसको कोई लेना देना नहीं है।
ठीक है, उन्होंने परमिशन दे रखा होगा। मैं जनता से भी यही अनुरोध करूंगा कि अब आप उनसे संपर्क करके किस रूप से कैसे लिया जा रहा है उसकी जानकारी वो राजस्व विभाग से ले लें। पटवारी जी ने स्पष्ट ये कह दिया कि आपको कोई लेना देना नहीं है हमारी जमीन। 200 घन मीटर बता। मेरे ख्याल में 20-25 ट्रॉली तो पड़ी हो। अच्छा, ये मेरे संज्ञान में तो नहीं है कि उन्होंने उठाई या किसी और ने उठाई, ये मेरे संज्ञान में नहीं है। हमने तो कहा था 200-250 ट्रॉली पड़नी है यहाँ। ये 2 बीघा जमीन है, करीब 2-2.5 फीट गड्ढा है करीब, उसमें पड़नी थी। वही अभी मेरे ख्याल से तो ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 पड़ी होंगी। खबर उधम सिंह नगर जिले के सीमांत खटीमा से है, जहां खटीमा तहसील की तहसीलदार द्वारा वसूली के नाम पर शुभम टायर्स की दुकान को सील कर दिया गया। वहीं शुभम रिट्रेडिंग कंपनी की मालिक गीता देवी का कहना है कि जिस वसूली के नाम पर मेरा व्यवसाय बंद कर दिया गया है, मेरी रिट्रेडिंग कंपनी को सील लगाया गया है। प्रशासन द्वारा मेरी कंपनी मेरे साथ कोई भी वसूली का लेन देन नहीं है। उनका कहना है कि जो वसूली का कागज सरकार के पास है वो वसूली सरकार द्वारा सत्यम सिंह पुत्र रवीश कुमार और रवीश कुमार पुत्र बीरबल के नाम है। 5,32,000 रुपये की आरसी हमें प्राप्त हुई थी दिसंबर माह में, और लगातार इनके साथ संपर्क किया जा रहा था। इनसे कहा गया था कि समय इसका जो धनराशि है वो जमा कर दें, पर इनके द्वारा कोई भी धनराशि हमारे पास जमा नहीं की गई, जिसमें वसूली प्रक्रिया के तहत हमारे द्वारा इनकी दुकान को अब सील कर दिया गया और आगे कुर्की की कार्रवाई इसमें की जाएगी। वो न्यायालय दे की एक आरसी थी जो हमें सिविल कोर्ट खटीमा से प्राप्त हुई थी। प्रॉपर्टी की मालिक मैं हूँ, केस सत्यम के नाम से दर्ज है, जबकि केस हाई कोर्ट में दर्ज किया हुआ है और विचाराधीन है। वहाँ हमने गुहार लगा रखी है। वहाँ मेरी प्रॉपर्टी को किस बेस पर सीज किया गया है, मैं इसका कारण जानना चाहती हूँ। मेरे पति 2 साल से मानसिक पेशेंट हो चुके हैं इसी केस के कारण। पूरा परिवार मेरा अस्त व्यस्त हो चुका है, कारोबार पूरा चौपट हो चुका है। मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ ये अन्याय क्यों किया जा रहा है। मैं मैडम से कारण जानना चाहती हूँ कि मेरी प्रॉपर्टी को किस बेस पर सीज किया गया है। अगर मैडम ने मेरी प्रॉपर्टी को जल्दी से जल्दी नहीं खोला गया तो मैं मैडम के ऊपर मानहानि का केस दर्ज करती हूँ। और मैं गीता देवी शुभम टायर्स रिट्रेडिंग कंपनी की मालिक हूँ। मेरी कंपनी को नाजायज़ सील किया गया है। मैं सरकार से गुहार लगाना चाहती हूँ कि किस बेस पर मैडम ने मेरी कंपनी को सील किया है। मेरा परिवार कैसे चलेगा, मेरे वर्कर परेशान हैं। होली के पर्व को लेकर जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों के खिलाफ शुक्रवार को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कई स्थानों पर छापेमारी की कार्रवाई की। विभाग की इस कार्रवाई की भनक लगते ही कई मिलावटखोर अपनी अपनी दुकानों को बंद कर मौके से भाग गए। को खाद्य सुरक्षा अधिकारी रामनगर नंद किशोर और खाद्य सुरक्षा अधिकारी हल्द्वानी कैलाश चंद्रमटा की संयुक्त टीम ने छापेमारी की कार्रवाई की। जिला अभिहित अधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि होली पर्व को लेकर विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि आज कई दुकानों पर मावा, पनीर, घी के साथ कई मिठाइयों के सैंपल लिए गए। जैसे होली का त्यौहार आ रहा है तो इस समय दूध की, मावे की, पनीर की डिमांड बढ़ जाती है, तो आशंका रहती है कि कहीं किसी तरह का कोई सब स्टैंडर्ड या मिलावटी तो चीज़ें नहीं है। तो उसको देखते हुए विभाग कार्रवाई कर रहा है। आज हम यहाँ रामनगर में कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें हमने जो यहाँ मावे के सप्लायर हैं, जो पनीर की सप्लाई हो रही है, इसके अलावा जो मिठाई है, घी है, इन सब चीज़ों के सैंपल हमने लिए हैं और इसको जाँच के लिए भेजा जा रहा है। कहीं 1-2 जगह जहाँ हमें कमी मिली दुकानों में, प्रतिष्ठानों में, वहाँ हम सुधार सूचना इंप्रूवमेंट नोटिस दे रहे हैं, उनको समय दे रहे हैं। उस समय में सुधार करेंगे, वरना फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। पूरे जिले में अभी तक कितनी कार्रवाई की गई है और कितनों को सैंपल दिए गए हैं और कितनों का चालान किया गया? ये पिछले लगभग 10 दिन से हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और अभी तक लगभग 27-28 हम लोग नमूने ले चुके हैं। इसके अलावा हम जहाँ गंदगी मिलने पर भी 4-5 जगह कार्रवाई की है। उन पर नोटिस सीधे, कुछ जगह चालान किए हैं सीधे, जिनमें हम कोर्ट में केस दायर कर रहे हैं। कहीं को जो लाइसेंस नहीं पाया गया उस पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा जो दूध की सप्लाई है, मावे की सप्लाई है, उनकी भी लगातार चेकिंग करके कार्रवाई कर रहे हैं। अब खबर सितारगंज से है, जहां सितारगंज कोतवाली क्षेत्र के ग्राम गोविंदपुर में बीती रात एक घर में चोरों ने लूट को अंजाम दिया। वहीं घर में मौजूद लोगों के साथ मारपीट, लाठी डंडों से हमला कर चाकू से भी घायल कर दिया। वहीं घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद घर पहुंचाया गया। सूचना पर पहुंचे एसपी सिटी मनोज कत्याल और सीओ सितारगंज ओम प्रकाश ने बताया कि लूटपाट की घटना को लेकर के डॉग स्क्वाड टीम और फॉरेंसिक टीम की जांच भी मौके पर पहुंची। वहीं टीमों ने साक्ष्य जुटाए और मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि जल्द लूट का खुलासा करने के लिए 5 टीमों का गठन किया गया है ताकि लूट का खुलासा जल्दी हो सके।
क्षेत्र में चोरी की सूचना हम लोगों को मिली तो उस पर मौका हम लोगों ने विजिट किया है। उसमें एफएसएल टीम को भी बुलाया गया था और साथ में डॉग स्क्वाड की भी सहायता हम लोगों ने ली है। और जो परिवार वाले हैं उनमें से कुछ लोगों के साथ उनके द्वारा जो अपराधी थे उनके साथ मारपीट भी की गई है, तो उनको भी प्राथमिक उपचार उनका कराया। फिलहाल इसमें हम लोग जानकारी कर रहे हैं, सभी एंगल पे हम लोग इसमें काम कर रहे हैं और हमने इसमें अलग अलग एंगल पे काम करने के लिए 5 टीमें हम लोगों ने इसमें लगाई हैं और हमें उम्मीद है जल्दी इस घटना का हम लोग अनावरण करेंगे। उत्तराखंड राज्य की पटवारी व्यवस्था को सरल और बेहतर बनाने के उद्देश्य से कर्णप्रयाग तहसील में 3 बाइकें दी गई। बुधवार को उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग हिमांशु कपलटिया ने हरी झंडी दिखाकर बाइकों को रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बाइकों के मिलने से राजस्व काम में आसानी होगी। प्रदेश में लगातार बढ़ रही गैस के दामों को लेकर गुस्साए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुनस्यारी के शास्त्री चौक में एकत्रित होकर डीडीहाट के जिला अध्यक्ष मनोहर टोलिया और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ईश्वर सिंह कोरंग की अध्यक्षता में कांग्रेसियों द्वारा एलपीजी गैस सिलेंडर और व्यावसायिक सिलेंडर की मूल्य वृद्धि के विरोध में एकत्रित होकर मोदी सरकार और धामी सरकार का पुतला दहन किया गया। इससे पूर्व वक्ताओं ने मोदी सरकार और धामी सरकार की विफलता को आम जनमानस के समक्ष रखा और मुनस्यारी क्षेत्र में कई वर्षों से लंबित जल निगम द्वारा निर्माणाधीन पेयजल टंकी को लेकर सरकार को घेरने का काम किया। इंजन की सरकार के द्वारा महंगाई कर दी गई है, हर चीज़ पर महंगाई था। कल जो है गैस सिलेंडर पर इन्होंने एलपीजी और घरेलू और कमर्शियल गैस पे दोनों चीज़ों पे महंगा, दोनों गैसों पे महंगा किया। इसका हम पूरे प्रदेश के कांग्रेस जन विरोध करते हैं और सरकार से निवेदन करते हैं कि अपनी जो है महंगाई जो गैस सिलेंडर पर किया गया है उसको जो वृद्धि किया गया है उसको वापस लिया जाए, अन्यथा आने वाले समय में भाजपा की सरकार जो है इसकी खामियाजा भुगते। अब खबर खानपुर विधानसभा से है, जहां खानपुर विधायक उमेश कुमार द्वारा क्षेत्र में 50 बेड के अस्पताल बनाए जाने की घोषणा के बाद भाजपा के खानपुर मंडल के पदाधिकारियों ने बैठक कर विधायक उमेश कुमार पर इस घोषणा को हवा हवाई बताने का आरोप लगाया है, जिस पर विधायक उमेश कुमार ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था जो कि मंडल अध्यक्ष महोदय द्वारा कुछ आरोप लगाए गए हैं, कुछ सवाल मुझसे पूछे गए हैं। उनका कहना है कि 50 बेड के लिए जो अस्पताल खानपुर में बनना है उसके लिए जमीन कहाँ चिन्हित की गई है। पहले तो मुझे हंसी आती है कि जब उच्च पदों पर बैठे जिम्मेदार लोग ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं। आपकी सरकार है, आपका प्रशासन है, शासन है, आप उनसे लिखित में पूछिए, आपको जवाब मिल जाएगा। मैंने बकायदा पत्र लिखा शासन को, मेरे पत्र के बाद उसके ऊपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ हरिद्वार द्वारा एसडीएम को जमीन चिन्हित करने के लिए कहा गया। एसडीएम ने वो जो सीएमओ ने पत्र लिखा वो 8/12 को लिखा, 8/12/2022। उसके बाद तत्काल जमीन चिन्हित की गई और उप जिलाधिकारी एसडीएम लक्सर द्वारा जमीन चिन्हित करने के बाद उसका आदेश मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भेजा गया और 18 दिसंबर 2022 को मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा महानिदेशक सूचना को महानिदेशक स्वास्थ्य को प्रस्ताव बनाकर भेजा गया। उस प्रस्ताव में उनके द्वारा साफ साफ लिखा गया कि 50 सैया उप जिला चिकित्सालय खानपुर में ग्राम राजपुर में तहसील में लक्सर में जमीन चिन्हित की गई है। साफ साफ शासनादेश है, साफ साफ सब कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद आप लोग जानबूझकर इस तरीके की बातें करते हैं। कम से कम समझदारी की बात करिए, विकास की बात करिए। अस्पताल मेरे घर का लिए बन रहा है, अस्पताल मेरे लिए नहीं बन रहा है, खानपुर की जनता के लिए बन रहा है, लक्सर की जनता के लिए बन रहा है। तो कम से कम ऐसा काम करिए जो क्षेत्र के लोगों को आपके प्रति सहानुभूति आए। टांग खींचने का काम मत करिए। मेरा सहयोग करने के बजाय आप मेरे टांग खींचने का प्रयास कर रहे हैं। कितनी गंभीर बात है। क्षेत्र 20 सालों तक आप लोगों ने इस क्षेत्र को शोषित, वंचित और पीड़ित रखा और आज फिर वही साजिशें करनी शुरू कर दी जब एक व्यक्ति विकास करने निकला है। भारतीय जनता पार्टी महानगर कार्यालय पर त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत पर महानगर कार्यकर्ताओं द्वारा हर्षोल्लास के साथ मिष्ठान वितरण का कार्यक्रम किया गया।
कार्यक्रम में महानगर देहरादून के मेयर सुनील गामा ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी परचम चारों तरफ लहरा रही है। वहीं कैंट की विधायक सविता कपूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को बधाई देते हुए कहा कि हमारी केंद्र की सरकार द्वारा जो विकासशील कार्य किए जा रहे हैं उससे पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों में काफी फायदा हुआ है। इसीलिए वहाँ के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर अपना विश्वास जताते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट कर जीत दिलाई है। रसोई गैस सिलेंडर के 50 रुपए बढ़ाने के विरोध में कांग्रेस ने जगह जगह धरना प्रदर्शन किए हैं। आपको बता दें कि हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदय के नेतृत्व में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदय ने सिलेंडर को अपने हाथों में उठा लिया और केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जमकर कोसा और नारेबाजी की। हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदय ने कहा कि पोस्टर और बैनर में सबका साथ सबका विकास छापने वाली सरकार हर वर्ष 3 या 4 बार गैसों के दाम में बढ़ोतरी करती है। विधायक सुमित हृदय ने हल्द्वानी में हुई आभार रैली पर भी बोला कि सत्ता धन बल का प्रयोग करके भले ही बसों में भरकर लोगों को लाया गया, जिसमें विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। उस रैली में युवा नहीं पहुंचा जिन्होंने देहरादून में लाठियां खाई। जिस दिन युवा कहेंगे आभार जताया उस दिन सुमित हृदय भी आभार जताने आगे आएंगे। पोस्टर बैनरों में सबका साथ सबका विकास छापने वाली है सरकार, उनको शर्म आनी चाहिए। हर वर्ष 3 से 4 बारी लगातार गैस के दामों में वृद्धि कर अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है, बेरोजगारी चरम सीमाएं पार कर चुकी है, लोगों की जेबें खाली हो चुकी है और ये ऐसी चोट मारते हैं और खुद को एक जैसे हिंदू धर्म के हितैषी बनाते हैं। क्या हिंदू धर्म के लोगों को गैस पे सब्सिडी दे दी इन्होंने? जब महंगाई की बात आती है, अर्थव्यवस्था की बात आती है, रोजगार की बात आती है, एक समान हर वर्ग हर धर्म के लोगों को इन्होंने परेशान करा है। और झूठी आभार रैली, प्रायोजित आभार रैली जिसमें सत्ता बल धन बल का इस्तेमाल करके बसें भरवा के लोग लाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, कोई विशेष नहीं आया उसमें, वो युवा नहीं आए उसमें जिनको लाठियां पड़ी, डंडे पड़े देहरादून में। वो युवा जिस दिन आके बोलेंगे कि आभार जताते हैं तो उस दिन सुमित हृदय भी और कांग्रेस पार्टी भी आभार जताएंगे। तो ये झूठे लोग हैं, तो सरकार में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है और आने वाले सारे चुनाव में जनता इनको मुंहतोड़ जवाब। जनता पार्टी की सरकार को जिस तरह से प्रचंड बहुमत मिला, मुझे लगता है कि उत्तराखंड की जनता के साथ ये धोखा है। 400 रुपये का सिलेंडर लगभग 1200 रुपये में पहुंच गया है। गरीब आदमी उज्ज्वला योजना के तहत जो चूल्हे गैस दी गई थी उनके चूल्हे बंद हो गए क्योंकि वो इतना महंगा सिलेंडर खरीद नहीं सकते। तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि जनता के साथ धोखा किया गया है। मोदी जी ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे जनता के, क्या यही अच्छे दिन है? हम जानना चाहते हैं, चाहे वो स्वच्छ भारत हो, चाहे वो गैस सिलेंडर का मामला हो, चाहे वो बेरोजगारी का मामला हो। आपने कहा कि धामी जी ने रैली की थी, हम धामी जी से कहना चाहते हैं, मैंने सिडकुल में तमाम बेरोजगारों की लड़ाइयाँ लड़ी हैं और लड़ भी रहा हूँ। उत्तराखंड के सिडकुल में 70% नहीं 10% भी जो स्थानीय उद्योग है उनमें बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला। बेरोजगार आत्महत्या को मजबूर है। तो सरकार कब जागेगी? ये सरकार जो है भीड़ पैसे देकर जनता की भीड़ जो दिखाकर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है कि हमारे साथ जनमत है, जबकि ये जनमत खो चुकी है सरकार। और मैं कहना चाहता हूँ कि धामी जी, अगर आप इस राज्य के अपने को समझते हो और इस राज्य की धारणा के प्रति जो राज्य हमने जिस तरीके से लिया था, इस राज्य को खुशहाल बनाने के लिए बेरोजगारों के बारे में सोचना हमको बहुत जरूरी होगा, तभी ये राज्य आगे बढ़ सकता है। अन्यथा ये खोखले वादे करने से कोई फायदा नहीं। सितारगंज में भी कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार द्वारा गैस सिलेंडर के दामों में की गई मूल्य वृद्धि के विरोध में नगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में सितारगंज के मुख्य चौक पर केंद्र सरकार की भाजपा सरकार का पुतला फूका। साथ ही सिलेंडर के दामों में मूल्य वृद्धि करने पर रोष प्रकट किया। वहीं कांग्रेसियों का कहना है कि गैस सिलेंडर के दामों में की गई मूल्य वृद्धि तुरंत भाजपा सरकार वापस ले ले। सरकार ने हम लोगों के साथ इतना बड़ा अन्याय किया है। पहले हमने कहा कि साल में 2 सिलेंडर फ्री भरेंगे, कहा बीजेपी ने बड़े बड़े वादे किए। आज देखो हर रोज महंगाई बढ़े, हमारे पति बेरोजगार हैं, हम घर कहाँ से चलाएंगे? आए दिन घर में झगड़े हो रहे हैं इसी कारण। महंगाई कितने चरम सीमा पे पहुँची हुई है। आए दिन गाँव में जहाँ भी जाओ झगड़े सुनोगे मियाँ बीवी का, बेचारे कहाँ चलाएंगे? बेरोजगारी इतनी है कि कहीं एक दिहाड़ी नहीं मिल रही, कंपनियाँ बंद होती जा रही हैं। अब बताइए हम कहाँ से अपना घर चलाएंगे? गरीब जनता बहुत परेशान है इस सरकार से। हाँ, महंगाई ऊपर बढ़ती जा रही है। हम लोग त्योहार कैसे बनाएं? सबसे बड़ी बात ये है, महिलाएं हर चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं, त्योहार कैसे बनाएं हम लोग? सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है। इसी वजह से घर में झगड़े हो रहे हैं। पतियों से औरतें कह रहे हैं कि पैसे लाओ, पैसे कहाँ से लाएंगे? बेरोजगारी है, रोजगार कुछ दे नहीं रहे, नौकरियाँ कुछ है नहीं। अब खबर रुड़की से है, जहां रुड़की में नाबालिग किशोर जान जोखिम में डालकर सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर चढ़कर सेल्फी लेते हुए दिखाई दिए। शायद इन बच्चों को इतनी ऊंचाई से नीचे गिरने का डर भी नहीं है। ऐसे में अगर कोई बड़ा हादसा हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? वहीं संबंधित अधिकारी भी इस बात पर चुप्पी साधे हुए हैं। वहीं सेल्फी ले रहे बच्चों के अभिभावकों को भी शायद इस बात की जानकारी न हो कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं।
अभी टैंक का निर्माण का कार्य प्रगति पर है और उसमें अभी लॉकिंग अरेंजमेंट उसमें करा देंगे और बाउंड्री वाल का जो हमारे प्राकलन में नहीं था वो बाउंड्री वाल का जिला पंचायत के अंतर्गत है, उनको अवगत करा दिया गया है। तो जिला पंचायत द्वारा बाउंड्री वाल का कार्य करा दिया जाएगा। उसमें उनका टेंडर भी हो गया है, ठेकेदार आ गया है। एक आध महीने में काम भी अब जल्दी शुरू हो जाएगा। एक ज़्यादा दिन तो लगेंगे, 1 महीने में फिर काम भी हो जाएगा। सर, सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या वहाँ पर इंतज़ाम किए गए थे? छोटे बच्चे हैं, 10-12 साल की आयु के बच्चे हैं और 15 से 20 बच्चे छत के ऊपर इतनी ऊंचाई के ऊपर चढ़कर सेल्फी ले रहे हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? अगर कल के दिन कोई हादसा होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नहीं, सुरक्षा के अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसमें लॉकिंग अरेंजमेंट हम नीचे से जीने पे ही लॉक करा देंगे, जिससे कि ऊपर चढ़ना ही बंद हो जाएगा। वो अभी निर्माणाधीन है, निर्माण होने के बाद लोहे का काम किया जाता है। रेलिंग वेलिंग अभी काम शुरू होगी, रेलिंग के अंदर ताला लगा दिया जाएगा तो ऊपर चढ़ ही नहीं पाएंगे। अब खबर मसूरी से है, जहां मसूरी नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस प्रदेश महामंत्री मनमोहन सिंह मल ने पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मिली भगत कर मसूरी को बेच दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में सभी मसूरी वासी सड़कों की धूल फांक रहे हैं। सारे मुद्दे हैं, 5 साल में धूल फांक रहे हैं हम लोग इस सड़कों की। ठीक है, अच्छी कॉज के लिए कोई सड़क बन रही है, लेकिन 5 साल में क्या धूल ही खाते रहेंगे हम लोग? आज रोजी रोटी का सवाल है, कहीं ना कहीं रिक्शा चल रहा है, न पटरी व्यापारी के बैठा हुआ है। कोई सोचने वाला है, कोई कहने वाला है शहर में ऐसे लोगों के खिलाफ? कहीं ना कहीं मिली भगत सरकार की और नगर पालिका के अध्यक्ष की कहीं ना कहीं आपस में साठगांठ है। कौन सी साठगांठ है हमें तो पता नहीं। क्या रोल है उनका? शहर को बेचने में लगे हुए। ट्रॉली आपकी बिक गई, झूला घर आपका बिक गया, किंकरेक बिक गया, बस अड्डा बिक गया, और बचा क्या है? क्या बचा है शहर में? क्या बेचना चाहते हैं? हम इंसान बचे, हमें बेचना था, हमारी बोली लगा दो, समझे? टाउन हॉल इतना 18 करोड़ का हमने बनाया, इतनी मेहनत से बनाया, 10 साल लगे मुझे उसको बनाने में। आज जो है सड़क वहाँ गाड़ी खड़ी नहीं करते हैं, सड़कों में गाड़ी कर रहे, और पता नहीं किन लोगों को ठेका दे रखा, कब वो ठेका हुआ। हमारे सभासद हैं यहाँ रखे, ये बताएं कि इन्होंने ठेका कब किया, किन लोगों के लिए किया? शहर को बेच देंगे जी, शहर को खरीद देंगे। हम चुनाव में 8 करोड़ रुपए खर्च कर देंगे सारे शहर को, इन गरीबों जो बैठे हैं इनको खरीद देंगे, बिक जाएंगे सब लोग। शहर बिकने के लिए बेचो। अगर ऐसे नहीं बोलेगा कोई तो शहर बिक जाएगा एक दिन, कुछ नहीं रहेगा हमारे पास। क्या सरकार के हाल है सबको पता है, क्या सरकार कर रही है। और बेरोजगार सड़कों पर है, पढ़े लिखे धक्के खा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, लाठी खा रहे हैं। आज मैं देहरादून में देख रहा, बहुत बड़ा कानून निकाल दिया, नकल विरोधी कानून, होल्डिंग लगा रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं। वो बच्चा अगर नकल में सचमुच कहीं पकड़ा गया, 10 साल जेल में रहेगा, उसकी जिंदगी तो नहीं खत्म हो गई? नकल विरोधी कानून पहले नहीं था। हाँ, आप तो चोर बना रहे हैं, बेरोजगारों को डकैत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सरकार आम आदमी की सरकार नहीं है, न स्थानीय सरकार है, कोई बोलने वाला नहीं है। क्या बोलेंगे कोई? आगामी होली की तैयारियों के मद्देनजर लक्सर क्षेत्र के उप जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस उपाधीक्षक द्वारा कोतवाली परिसर में कई ग्राम प्रधानों समेत क्षेत्र के जिम्मेदार नागरिकों और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई। इस दौरान लक्सर के पुलिस उपाधीक्षक विवेक कुमार द्वारा क्षेत्र में अवैध शराब समेत हुड़दंग और झगड़े जैसी प्रवृत्ति से बचकर शरारत की श्रेणी में शामिल तमाम गतिविधियों पर निगरानी की अपेक्षा की गई। उन्होंने अपने प्रतिवर्ष के अनुभव को साझा करते हुए कहा कि बाहरी क्षेत्र से दखल करने वाले असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखने और उसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी जानी चाहिए। वहीं उप जिलाधिकारी गोपाल राम बिनवाल ने कहा कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस और प्रशासन के अलावा सामाजिक जिम्मेदारी और सहभागिता भी कारगर सिद्ध होती है। कोतवाली लक्सर में आज एक पीस कमेटी की बैठक की गई है आगामी होली और शब बरात जो भी त्योहार है उनको लेकर के, और यहाँ पर पीस कमेटी में हर वर्ग समुदाय के व्यक्ति यहाँ पर सम्मिलित हैं। सबको त्योहार को शांतिपूर्वक तरीके से मनाने के लिए डायरेक्शन दिए गए हैं और किसी भी प्रकार का कोई विवाद और जो सामाजिक सौहार्द है वो ना बिगाड़े, इसका एक मैसेज पूरे समाज को देने के लिए जो यहाँ पर कमेटी के मेंबर है उनको दिया गया है। और निश्चित रूप से जो आने वाला हमारा होली का त्योहार होगा बहुत शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न किया जाएगा। उसके अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति उल्लंघन करते हैं, किसी भी प्रकार का विवाद करते हैं, तो उसके लिए पर्याप्त फोर्स हमारे पास है और फोर्स भी उस तरीके से डिप्यूट की जाएगी। और लगातार हमारी निगरानी चाहे पुलिस प्रशासन हो चाहे तहसील प्रशासन, हमारे मजिस्ट्रेट हो, सभी की ड्यूटियां जिला अधिकारी महोदय के स्तर से लगी हुई है। हम पूरी निगरानी पर रहेंगे।
खबर रामनगर से है, जहां जिलाधिकारी घीरा सिंह गबरियाल रामनगर तहसील सभागार में पहुंचकर अधिकारियों की बैठक लेते हुए 28 से 30 मार्च तक रामनगर में होने वाली G20 की बैठक को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उप जिलाधिकारी ने बताया कि नैनीताल जिले की सीमा गोडोपू बैरियर में रामनगर के ग्राम ढिकली क्षेत्र में कई सेक्टरों में बांटकर अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने बताया कि ये बैठक ढिकली स्थित ताज और नम रिजॉर्ट में आयोजित होगी। साथ ही उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि जिस क्षेत्र में बाहर से आने वाले डेलीगेट का भ्रमण होना है, उस इलाके में साफ सफाई और सड़कें दुरुस्त करने के साथ ही स्वास्थ्य और यातायात सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजामों को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। देखिए, ये हमारे लिए बहुत ही प्रेस्टिजियस मोमेंट रहेगा हमारे लिए, क्योंकि रामनगर में जब G20 का कॉन्फ्रेंस होगा तो इसका एक जो पूरा हाईलाइट आपका होगा रामनगर का एरिया, पूरा उत्तराखंड होगा। और जो कॉन्फ्रेंस हमारी 28, 29, 30 तारीख को है, तो उसमें लगभग 100 के करीब डेलीगेट्स आएंगे, जिसमें 70 के करीब विदेशी डेलीगेट्स हैं और 30 के करीब हमारे भारतवर्ष से हैं। तो उसमें जो अभी तक फाइनल हुआ है, तो उसमें ताज और आपका नमो में हमारा प्रोग्राम रहेगा। तो इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, आज उन लोग को बुलाया हमने। और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में गड़पू से लेकर रामनगर डिकोली तक जितना भी एरिया हमारा पड़ रहा हो, तो उसमें हम लोगों ने सेक्टर्स में डिवाइड किया है। सेक्टर्स में हम लोगों ने ऐसी लेवल के ऑफिसर्स रखे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी ये रहेगी कि रोज़ हमें रिपोर्ट करें कि सड़क में पूरे आने वाले रास्ते में कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे भी एक अलग मैसेज, गलत मैसेज जाए। तो G20 के मद्देनज़र और फ्यूचर के लिए भी, क्योंकि जो रूट है उनका तय है कहाँ से जाना है उनको, लेकिन फिर भी रामनगर शहर में क्या चीज़ हम अच्छी कर सकते हैं, उसके लिए हम लोगों ने सारे विभाग को निर्देशित किया है कि जो भी काम उन्होंने करना है उसको तत्काल कल से स्टार्ट कर देंगे। जिन जगहों में अच्छी पेंटिंग्स वगैरह होनी है, और ध्यान में ये रखा जा रहा है कि रूट पर पड़ने वाले भी जितनी भी आबादी है उसमें कलर पैटर्न या फिर फसाड का पैटर्न कुछ ऐसा रहे जो एक सा हो और देखने वालों को भी अच्छा लगे। और सुरक्षा के दृष्टिकोण से और हेल्थ के दृष्टिकोण से इमरजेंसी की दशा में मेडिकल की टीमें हमारी ज़रूरत क्या रहेगी, उसकी भी व्यवस्था के लिए CMO को निर्देशित किया है। और सुरक्षा में हम लोग को क्या देखना पड़ेगा, चाहे फॉरेस्ट का एरिया काफ़ी पड़ रहा है इसमें, और पुलिस अपने सिविल क्षेत्र में कर सकती है, इसलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और सारे लोग को हम लोगों ने निर्देशित किया है। और चूँकि विदेशी पर्यटक है, कॉर्बेट का अपना इम्पोर्टेंस है, कॉर्बेट नेशनल पार्क का, तो वो लोग एक्सकर्शन के लिए ज़रूर कॉर्बेट नेशनल पार्क में जाएंगे। तो इसके लिए DFOs को और डिप्टी डायरेक्टर को हम लोगों ने कहा कि कुछ ऐसे एलोज वगैरह रखें जो द्विभाषी हों और लोगों से अच्छा व्यवहार करने की उनको अच्छी सी ट्रेनिंग हो। तो ये सारी चीज़ें। खबर रामनगर से है, जहां केंद्र सरकार द्वारा घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडरों के दामों में की गई वृद्धि के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के नेतृत्व में रानीखेत रोड पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन कर पुतला दहन किया। विधायक रणजीत सिंह रावत ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा सत्ता में आने से पहले जनता को महंगाई से निजात दिलाने का भरोसा दिया गया था, लेकिन आज केंद्र सरकार जनता को दिए गए भरोसे को भूलकर लगातार मूल्य वृद्धि कर रही है, जिससे देश की जनता का बुरा हाल है। शर्मनाक बात है, जो लोग बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार का नारा देकर सरकार में आए थे, उन्होंने 400 रुपये के गैस सिलेंडर को 1100 रुपये के पार पहुंचा दिया है। और कोड़ में खास तो यह है कि जुलाई 2022 में 50 रुपये बढ़ाए थे और अभी जो है फिर जो है कल 50 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। और जो ये तो घरेलू सिलेंडर की बात है, जो कमर्शियल सिलेंडर है जिस पर लोगों को रोजगार भी मिलना है, उसमें कल 350 रुपये की ऐतिहासिक, मैं कहूँगा शर्मनाक वृद्धि की गई है। तो जो लोग नारा दे रहे थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, ये उनके मुंह पर एक तमाचा है। जो लोगों को आज उन्होंने सबको विदित है कि इस समय हम पिछले 47 सालों में अधिकतम बेरोजगारी झेल रहे हैं, सबसे ज़्यादा महंगाई इस समय है, आर्थिकी हमारी बर्बाद कर दी है इन लोगों ने। देश का रुपया दिन ब दिन जो है डूब रहा है, रसातल की तरफ जा रहा है। अडानी अंबानी को सरकार माल कमाने पे लगी है और गरीब के मुंह से निवाला छीन करके
गैस को भी जो है महंगा कर दिया, करते जा रही है हर बार, और आटे चावल जैसे पे GST लगा करके उसको महंगा कर दिया गया है। देहरादून के विकास नगर में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ा अभियान छेड़ते हुए ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी क्रम में तहसील क्षेत्र के कुल्हाल, धर्मावाला, नयावाला, हरबटपुर और झाझरा आदि क्षेत्रों में दिन रात उप खनिज कार्यों में लगे वाहनों की चेकिंग अभियान जारी है। खासकर रात के समय खास चौकन्नी बरती जा रही है, जिसके चलते देर रात तक अब तक कोतवाली विकास नगर क्षेत्र में 1 दर्जन से अधिक वाहनों को अवैध खनन और ओवरलोड में सीज किया गया है। वहीं तहसील प्रशासन की ओर से अवैध उप खनिज भंडारणों का औचक छापामार कार्रवाई करते हुए 5 भंडारणों को सीज किया गया है, जबकि तहसील प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अलग अलग टीमों की अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। विकास नगर के में जितने भी अवैध रूप से लोगों के द्वारा खनन सामग्री का भंडारण किया गया है, उन पे आज सुबह से ही कार्रवाई जारी है। अभी 5 जगहों पे कार्रवाई की गई है और आगे इसको लगातार जारी रखेंगे। तो कितना अभी तक जो बरामद हुआ है, कितने क्वांटिटी में? अभी जो 5 जगह पे किया गया है उन पे सुपुर्दगी भी लोगों की दी गई है और उसका कैलकुलेशन वगैरह किया जा रहा है और पूरी डिटेल आज शाम तक जो कार्रवाई होगी उसके बाद उसका। इसके अलावा जो अलग से कार्रवाई चल रही है वाहनों की चेकिंग को लेकर, उसमें क्या कुछ है अपडेट? वाहनों पे जो खनन में ओवरलोडिंग वाहन चल रहे हैं उनके नियमानुसार उनका संचालन हो रहा है या नहीं, इसके लिए हमारी 4 या 5 जगहों पे कुल्हाल, धर्मावाला, सभावाला, नया गाँव और झाझरा में 5 जगह पे बैरियर लगा के चेकिंग की जा रही है और इन पे चेक किया जा रहा है कि जो खनन सामग्री का परिवहन किया जा रहा है वो नियमानुसार किया जा रहा है या नहीं। ये पिछले 5 दिन से किया जा रहा है, आगे भी जा रहा है। लगातार जो रामपुर मंडी क्षेत्र है वहाँ से हिमाचल से गाड़ियाँ आती जाती नजर आती हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह। नहीं, ये इस तरह की जो खबरें आई थी इसमें बीच में भी कार्रवाई की थी। 15 से 20 गाड़ियों का सीजर किया गया था और लगातार ये कार्रवाई की जारी है। खबर चंपावत से है, जहां चंपावत जनपद के टनकपुर क्षेत्र में आगामी 9 मार्च से शुरू होने जा रहे सुप्रसिद्ध माता पूर्णागिरी मेले की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए जनपद के जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने पूर्णागिरी पहुंचकर मेला व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों के साथ ककराली गेट से पूर्णागिरी तक यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया। आपको बता दें, इस साल मां पूर्णागिरी धाम का मेला 9 मार्च से शुरू होकर 9 जून तक चलेगा। जिलाधिकारी द्वारा बूम पार्किंग स्थल के निरीक्षण के दौरान मेले में बिजली, पेयजल, बस पार्किंग, पर्याप्त संख्या में शौचालय को चाक चौबंद रखने के निर्देश जिला मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत दिए गए। 9 मार्च से मेला शुरू होना है और यहाँ पे सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। अधिकतर व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, पानी की भी व्यवस्था की जा रही है, कैमरे हो गया, रोबोट का मरम्मत हो गया और CCTV कैमरा, पुलिस प्रशासन, सभी व्यवस्थाएं जो होती हैं वो ऑलमोस्ट कर ली गई हैं और 9 मार्च से पहले पूरी हो जाएंगी। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण के गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषणा की 3य वर्षगांठ के अवसर पर चांदपुर गढ़ी मंडल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा आदिबद्री के मुख्य बाजार में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी गई। साथ ही पहाड़ के राजधानी पहाड़ की जनता की भावना के अनुरूप गैरसैंण भराड़ीसैंण पहाड़ में ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने पर आधारभूत संरचना के लिए 25,000 करोड़ रुपए की घोषणा करने पर तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का धन्यवाद भी किया गया। साथ ही ग्रीष्मकालीन राजधानी क्षेत्र में इस वर्ष का बजट आहूत करने पर राज्य सरकार का धन्यवाद भी किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र प्रभु ने किया। पौड़ी गांव में गंदा पानी आने से महिलाएं भड़क गई। उन्होंने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर डीएम को ज्ञापन सौंपा। गुरुवार को पौड़ी गांव की 1 दर्जन से अधिक महिलाएं जिलाधिकारी कार्यालय में पहुंची। यहां पर महिलाओं ने प्रदर्शन कर कहा कि गांव में गंदा पानी आ रहा है, जिससे लोग परेशान हैं और उन्होंने कहा कि पुलिस लाइन, विकास मार्ग और बस अड्डे का गंदा पानी उनके घरों तक पहुंच रहा है, जिससे यहां पर बीमारी का खतरा भी बना हुआ है। कई बार नगर पालिका प्रशासन को भी अवगत कराया जा चुका है, लेकिन समस्या की ओर से नगर पालिका प्रशासन की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया गया। एक नागरिकों का प्रतिनिधिमंडल मुझे भी मिला है और उसमें उस संबंध में मैंने ईओ नगर पालिका, जल संस्थान और SDM से जांच आख्या मांगी और 1 सप्ताह के भीतर जांच आख्या सबमिट करने के लिए निर्देश दिए। भारतीय जनता युवा मोर्चा जनपद चमोली के नवनियुक्त मंडल अध्यक्षों का सम्मान कार्यक्रम नगर पालिका सभागार कर्णप्रयाग में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर सुधीर जोशी ने नवनियुक्त मंडल अध्यक्षों को शॉल पहनाकर सम्मानित किया। इस मौके पर जिला प्रभारी डॉक्टर सुधीर जोशी ने कहा कि युवा मोर्चा के जिन भी पदाधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है वो भली भांति अपने कार्यों का निर्वहन करें और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुँचाएं। आज प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए नकल विरोधी कानून लाकर युवाओं को एक बड़ी सौगात दी है। भविष्य में युवा खुलकर परीक्षा प्रतियोगिताओं को दे सकते हैं। सबसे जो स्ट्रॉन्ग विंग है वो युवा मोर्चा है
और मजबूती के साथ कैसे प्रत्येक मंडल के बूथ स्तर तक युवा मोर्चा काम करने वाला है, उसको लेकर के ये बैठक यहाँ पर आयोजित की गई थी। और बहुत सारी जो नीतियाँ जो उत्तराखंड सरकार की, भारत सरकार की जो चल रही हैं, दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, उसको धरातल तक पहुँचाने का काम युवा मोर्चा जैसे कि बदस्तूर जो कार्यक्रम जारी है उसको आगे बढ़ाने का काम हम लोग करना चाहते हैं। और साथ ही साथ अभी जैसे नकल विरोधी कानून है, भर्ती घोटाला, तमाम सारी चीज़ें हुई हैं, तो एक तरीके से जो भ्रांतियाँ फैलाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है, लेकिन हम लोग जनमानस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, नवयुवकों की तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर तमाम सारी चीज़ें अगर हुई हैं तो उनके खिलाफ भी बहुत ही स्ट्रिंजेंट एक्शंस हुए हैं। देखिए, हमारे मंडलों के अध्यक्ष नियुक्त हुए थे, उसके उपरांत हमारे प्रभारी जी का निर्देश हुआ कि हम सभी मंडल अध्यक्षों के साथ बैठेंगे और उनका स्वागत करेंगे। और हमने सभी मंडल अध्यक्षों को यहाँ पे आमंत्रित किया और उनका स्वागत करा। हमारे प्रभारी जी भी पहली बार अपने ज़िले में आए हैं, तो प्रभारी जी का भी स्वागत हुआ। ये कार्यक्रम युवा मोर्चा द्वारा किया गया। बाल विवाह को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसकी सूचना देने वाले को सम्मानित किया जाएगा, वहीं इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। जिस पर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा ने इसको लेकर जहां मुख्यमंत्री की तारीफ की, वहीं कहा कि उत्तराखंड में हो रहे अधिकतर अपराधों में भाजपा के ही लोग शामिल हैं। घोषणा है मुख्यमंत्री की, वो तो स्वागत योग्य है, उसमें तो पीठ थपथपाई जानी चाहिए, क्योंकि बाल विवाह वाकई एक कुरीति है। छोटी छोटी मासूम बच्चियों की शादी कर दी जाती है, बहुत कम उम्र में वो गर्भ धारण कर लेती हैं, जिससे उनके और शिशु के जीवन पर खतरा मंडराता है। और कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष के द्वारा शोषित एक मासूम बच्ची को उसकी खेलने कूदने की उम्र में किया जाता है, वो तो स्वागत योग्य है। लेकिन महिला अपराधों की जहाँ तक बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, तो एक बार इन हाउस इंक्वायरी कर ले, क्योंकि जितने भी अपराध आजकल उत्तराखंड में हो रहे हैं, सब में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की संलिप्तता पाई जा रही है। अंकिता हत्याकांड देख लीजिए, इन्हीं के पदाधिकारी की देन थी। भर्ती घोटाले देख लीजिए, उसमें बड़े बड़े इनके मंडल अध्यक्ष और हाकम सिंह इन्हीं के दल के थे। और अब विजय वात्सल्य हत्याकांड में इनकी महिला मोर्चा की प्रभारी का नाम सामने आ रहा है। उसके अलावा जो अंसल ग्रीन वैली में जाकर कानून को अपने हाथ में लेकर प्रवीण भारद्वाज के घर पर और उसके परिजनों पर जो हमला बोला गया, उसमें 6 पार्षद भाजपा के संलिप्त बताए जा रहे हैं। जिस तरह से अराजकता का वहाँ माहौल था, ऐसा लग रहा था हम यूपी, बिहार या झारखंड में रह रहे हैं, ये देवभूमि है। लेकिन ये अपराधियों की शरण स्थली बनती चली जा रही है, क्योंकि कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। आखिर पुलिस प्रशासन करे तो करे क्या। अभी तक की खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।